Hello everyone, welcome to this lesson of simplex method. We will discuss here simplex method. Simplex method को कैसे सॉल्व करना होता है। अगर LPP में दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उसको हम सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से उसका जो सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उसको फाइंड आउट करते हैं। x1, x2, x3 की जो वैल्यू निकाल के लानी है उसको हम सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। नाउ दिस इज द गिवन प्रॉब्लम एंड दिस इज आवर LPP. दिस इज मैक्सिमम z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 subject to constraints. These are constraints: 2x1 plus 3x2 less than equals to 8. Next, 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than equals to 15. Next, 2x2 plus 5x3 less than equals to 10, and these are the sum x1, x2, x3 greater than equals to 0. This is known as non-negativity restriction, or these are non-negativity restrictions. तो ये LPP है, इसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं। वी वांट टू सॉल्व दिस LPP बाय द यूज़ ऑफ सिंप्लेक्स मेथड. वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड x3. दीज आर द वेरिएबल्स, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स 2, 3, 8 एंड एटसेट्रा. दीज आर द BIs, कॉन्स्टेंट टर्म्स. अब इसमें ये ध्यान रखना है, अगर ये कांस्टेंट टर्म कोई भी निगेटिव है तो उसको बाई सूटेबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 वी विल मेक ऑल दीज BIs, इनको कांस्टेंट टर्म BIs बोल देते हैं, इनको हमें पॉजिटिव बना लेना होगा बाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1. और अगर प्रॉब्लम एक तरह की कर ले, अगर प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन फिट कर लेगा, मैक्सिमाइजेशन का हमें सॉल्यूशन इस तरह से करना है, तो प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में अगर मिनिमाइजेशन की है तो उसको सूटेबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 से मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन वी विल ऑब्टेन द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन. तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो इनइक्वालिटी को भी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह से उसको सेट करना होगा और इनको पॉजिटिव करना होगा. यहाँ पर ऑलरेडी ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम लेके ही चल रहे हैं और यहाँ पर इसको लेके चल रहे हैं BIs, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव ही दिए हुए हैं. तो ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ये जनरली होती ही होती है. तो ये क्वेश्चन है और इसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म LPP का दिया हुआ है. इसको हमें सॉल्व करना है बाय द यूज़ ऑफ सिंप्लेक्स मेथड. सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले इस तरह की इनइक्वालिटी को हम जब ग्राफिकल में सॉल्व करते थे तो इक्वालिटी में चेंज कर देते, लेकिन वहाँ 2 वेरिएबल्स थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट इक्वालिटी में चेंज किया और रेशियो निकाल कर उसको x और y एक्सिस पर एक ड्रॉ किया ग्राफ, उसकी हेल्प से उसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर क्या लेस देन इक्वल्स टू है और वेरिएबल भी ज़्यादा है, तो हमें इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कुछ इसमें ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू साइन है. जब ये लेस देन इक्वल्स टू साइन होता है और इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो यहाँ पर लेस देन इक्वल है तो इसमें कुछ न कुछ ऐड करना होगा. जब ऐड करना होगा एक वेरिएबल, उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल. और दूसरा, अगर ये इनइक्वालिटी किसी प्रॉब्लम में ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो उसको इक्वालिटी में चेंज करना होगा, तो वहाँ पर कुछ समथिंग माइनस करना होगा और उस वेरिएबल जो माइनस करा हुआ होता है उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, तब वो इक्वालिटी में चेंज होगी. इतना सा ध्यान रखना है. तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स है, इस हर एक में कुछ न कुछ
ऐड करना होगा, तभी ये जाकर इसके बराबर होगी। सो इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं स्टेप 1। इसमें अगर स्लैक वेरिएबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है। सो यहाँ पर हमारा स्लैक वेरिएबल इसके लिए हो जाएगा, हमारे जो वेरिएबल हैं उससे आगे लेके हमें चलना होगा। x1 x2 x3 हमारे 3 वेरिएबल हैं, तो पहले में हम x4 ऐड कर देंगे, इसमें x5 कर देंगे, इसमें x6 कर देंगे, जैसा कि ये बनाया हुआ है। सो इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, इसमें x4 किया, इसमें x5 किया, इसमें x6 किया। तो ये अगर इनको हम जनरली देखें तो ये एक 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी टाइप की मैट्रिक्स का जो हमारा x4 x5 x6 के साथ है वो एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, ये जो इनकी कोफिशिएंट है आइडेंटिटी टाइप का मैट्रिक्स बनाएंगे। सो ये जाके इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ तक बात बराबर। जो हमारे रिमेनिंग वेरिएबल्स होंगे, जैसे इसमें x3 तो हमारा ऑलरेडी है, तो इसको 0x3 अपनी एक सिस्टम बनाने के लिए यहाँ पर 0x3 लिख लिया। ये तो केवल ही ये है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3, क्योंकि इसमें x3 तो हमें यहाँ इसको मैनेज करना था। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर x4 जो हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया है, बाकी का हमको इक्वलिटी इक्वेशन को बराबर रखने के लिए 0x5 0x6 भी लिख लेते हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इक्वल्स टू 8 कर देंगे। सो हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप का हो गया इसके कोएफिशिएंट, और ये हमारे कांस्टेंट टर्म रेशियोज हो गए। और एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1 to 6 ले लेंगे यहाँ पर। सो ये नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो यहाँ तक ये स्टेप बराबर हो गया। अब इसमें क्या है, फर्स्ट और स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे इनिशियल वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 इनको 0 रख देंगे, तो x4 x5 x6 जो हमने ऐड किए उनकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, उसको हम लेंगे स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन b.f.s बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन x4 8 x5 15, इससे x5 आ जाएगा और इससे x6 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब हमें स्लैक वेरिएबल, ये तो हमारे x4 x5 x6 हैं, बट वी वांट टू फाइंड आउट x1 x2 x3। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपलेक्स टेबल बनानी ही पड़ेगी। टेबल की जो यहाँ पर स्पेलिंग लेके चलना होगा, TABLEAU लेके चलना होगा। इसका मतलब होता है सरणी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। और इसको अब हमें सीजेज यानी C1 C2 C3 C4 C5 C6 जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दे रखे होते हैं उसके कोएफिशिएंट हम यहाँ लिख लेंगे। और CBs जो हमने CBs जो ऐड किए हुए हैं 0 0 0 कांस्टेंट है, और Bs इसको भी लिख सकते हो XB, B को आप लिखना चाहो तो लिखो, वरना इसको ओमिट कर सकते हो अल्फ़ा 4। और यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा कभी कभी लाने होते हैं, उसके लिए एराइज कर लिया, इसको लिख लिया है, अदरवाइज डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। XBs जो हमारे x4 x5 x6 है इनको लेके चल रहे हैं हम यहाँ से, और B हमारे जो दिए हुए हैं कांस्टेंट टर्म 8 15 और 10, और जो y1 y2 y3 अप टू y6 है। सो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट हो गए 2 3 0 यहाँ तक है। फिर हमारी सेकंड इक्वेशन के, फिर थर्ड इक्वेशन के y1 y2 y3। अब y4 y5 y6 जो 4 5 6 टर्म है वो जैसा कि डिस्कस किए गए आइडेंटिटी टाइप की मैट्रिक्स है, या फिर उसके कोएफिशिएंट इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो सरप्लस वेरिएबल हैं उनकी कोएफिशिएंट टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो मेन पॉइंट डिस्कस करना होता है वो ये होता है कैलकुलेशन ऑफ ZJ माइनस CJ। कहीं कहीं इसको CJ माइनस ZJ लिया है, तो इसमें यहाँ पर भी उसकी थीम बदल जाएगी। अगर हम ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करते हैं, इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है
कि एक टर्म को लेके कैलकुलेट करना, अगर सी जे माइनस जेड जे करते हो, किसी में जेड जे माइनस सी जे करते हो तो कन्फ्यूज़न जरूर क्रिएट होगा और क्वेश्चन में थोड़ी गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए या तो सी जे माइनस जेड जे से करना, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा, और जेड जे माइनस सी जे करते हैं तो यहाँ ध्यान रखते हुए इसको वर्क करेंगे। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है जेड जे माइनस सी जे का। अब जेड जे माइनस सी जे जब ये कैलकुलेट करेंगे, और इसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं हो रहा है। जेड जे माइनस सी जे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इन क्वांटिटीज़ को ध्यान रखना होगा, यहाँ पर सारे 0 या उससे बड़े आने चाहिए, तो सॉल्यूशन अंडर टेस्ट ऑप्टिमल कहेंगे और उसकी वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के फाइंड आउट कर लेंगे। और जब तक नहीं आता है सारी क्वांटिटी, जब तक 0 या 0 से बड़ी नहीं आती हैं जेड जे माइनस सी जे में, तब तक उसको कैलकुलेट करते रहेंगे। यहाँ पर क्या है, जेड जे माइनस सी जे की कैलकुलेशन की, जैसे एग्जाम्पल के लिए जेड वन माइनस सी वन, तो सी बी वाई वन माइनस सी वन करेंगे। सी बी हमारा है यहाँ पर 0 0 0, वाई वन है 2 3 0, और माइनस सी वन है हमारा 3। सो सी बी वाई वन माइनस सी वन, यानी सभी का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया इसका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू नेगेटिव 3। यही Z2 माइनस C2 में आ जाएगा -5, Z3 माइनस C3 नेगेटिव 4, Z4 माइनस C4 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव 0 करेंगे तो नेगेटिव 0 आ जाएगा। सो इक्वल्स टू 0, माइनस 0 इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल है और 0 नेगेटिव 0 आएगा तो 0 बोलते हैं उसको। एंड Z4 माइनस C4 नेगेटिव 0 इक्वल्स टू 0 एंड एटसेट्रा, ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ से देखना यही है कि सारे जो जेड जे माइनस सी जे है, इनमें से ये तो सिर्फ 0 है और ये तो फर्स्ट टेबल है, तो इसमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर ये लिखने वाला है जेड जे माइनस सी जे are not greater than equals to 0, the solution is not optimal, so we shall go for next basic feasible solution। इतना सा ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें सेकंड टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड इटरेशन बोले। सेकंड इटरेशन की प्रॉपर्टी यही है कि मोस्ट नेगेटिव क्वांटिटी हम जो फर्स्ट टेबल है हमारी, वहाँ पर जेड जे माइनस सी जे में देख सकते हो -5 है। -5 उसमें बोल सकते हैं अल्फ़ा 2 इज़ द एंटरिंग वेक्टर, या फिर जो -5 आ रहा है, राइज हो रहा है -5, इसको बोल देंगे एंटरिंग वेक्टर। दिस विल बी द एंटरिंग वेक्टर। अब ये एंटरिंग वेक्टर के बाद हमें फाइंड आउट करना है लीविंग वेक्टर या डिपार्टिंग वेक्टर। डिपार्टिंग वेक्टर के लिए सिंपल सा ध्यान रखना है, या तो इस फॉर्मूला को मिनिमम ऑफ ये, या फिर मिनिमम ऑफ जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, 8 5 10, इसमें से एंटरिंग वेक्टर को हर एक को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को डिवाइड कर दें। जैसे मिनिमम ऑफ 8/3, मिनिमम ऑफ 15/2 एंड 10/2, इनमें से जो सबसे छोटी क्वांटिटी होगी उसको लेके वर्क कर लेंगे। अब उसमें देख सकते हैं इसमें तीनों में मिनिमम कौन सा आ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा छोटा क्वांटिटी 8/3 है। इस फॉर्मूला से अगर उसको कंपैरिजन करें, या फिर 8/3 हमारा यहाँ पर आ रहा है i = 1, तो हमारा ये जो अल्फ़ा 4 होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वी शैल डिलीट फर्स्ट वेक्टर ऑफ द बेसिस, यानी इस अल्फ़ा 4 ये डिपार्टिंग, यानी ये हमारी डिपार्टिंग वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज द एंटरिंग वेक्टर, दिस इज डिपार्टिंग वेक्टर। यही हमको हर जगह अलाउ और अप्लाई और फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखते हैं ये हमारा क्या वर्क था। सेकंड टेबल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। फर्स्ट टेबल बन गई, सेकंड टेबल जैसे ही सीख जाएंगे उसके बाद सारी टेबल बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेंगी।
और उनका सिंपल कैलकुलेशन है और इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है। अब क्या करना है, जो एंटरिंग वेक्टर है और डिपार्टिंग वेक्टर है उसका की एलिमेंट आ रहा है 3 इज द की एलिमेंट। इनके इंटरसेक्शन पर डिपार्टिंग वेक्टर इनके इंटरसेक्शन पर ये 3 की एलिमेंट है। सिर्फ ध्यान रखना है इस की एलिमेंट को हमें 1 बनाना है, तो इस पूरे रो को 3 से डिवाइड कर देंगे और जो इसको डिवाइड कर देंगे वो हमारी सेकंड टेबल का फर्स्ट रो हो जाएगा। सो यहाँ से सेकंड टेबल का फर्स्ट रो सीधा सीधा हो जाएगा 8/3, 2/3, 3/3 दैट इज़ 1, ये 0, 1/3, 0, 0। इसको यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हैं, ये सीधा यहाँ पर इसको दिया हुआ है, सीधा सीधा 8/3, 2/3, 1, 0, 1/3, ये फर्स्ट रो ऑफ सेकंड टेबल हो गई। अब क्या करना है, नाउ इस जो सेकंड रो है इसमें मल्टीप्लाई द न्यू फर्स्ट रो बाय द नंबर 2 जो कि उसके जस्ट नीचे आ रहा है। ये जो एलिमेंट है 2 फर्स्ट रो में डिवाइड करने के बाद जो हमारी सेकंड इटरेशन टेबल या सिंप्लेक्स टेबल जो हमारी है उसका एलिमेंट आया, उसमें हम इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक इसी एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। यानी 8/3 जो आया है इंटू 2 करेंगे और 15 माइनस 8 16/3 करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट रेस्पेक्टिवली। सो वो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। नाउ मल्टीप्लाई द न्यू फर्स्ट रो बाय नंबर 2 इन द सेकंड रो एंड मार्क कॉलम और फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट में, जो फर्स्ट रो आई उसमें से ये आएगा। इसको हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से उसको माइनस करेंगे तो हमारा ये सेकंड टेबल का सेकंड रो आ जाएगा। 15 माइनस 16/3 29/3, ये 29/3 ये आ गया सेकंड। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 3 माइनस जो ये 4/3 आया, 3 माइनस 4/3 5/3 ये आ जाएगा, सेकंड रो का एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम फाइंड आउट करने के लिए रेस्पेक्टिव एलिमेंट लेते जाएंगे, उसमें से इसको माइनस करते जाएंगे और ये हमारा ये रो आती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड रो को फाइंड आउट कर लेंगे। उसी एलिमेंट में से माइनस करना होगा, जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 10 माइनस ये जो 16/3, 10 माइनस 16/3 दैट इज 14/3। नेक्स्ट एलिमेंट है 0 माइनस 4/3, सो दिस इज -4/3। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 माइनस 2 दैट इज 0 एंड एटसेट्रा। सारे एलिमेंट इस सेकंड टेबल के फाइंड आउट कर लिए जाएंगे। और अब हमने जब सेकंड टेबल का जो सिचुएशन किया है, जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, उसी को हमें रिपीट करना है जब तक कि हमारे ZJ माइनस CJ पॉजिटिव या 0 से बड़े ना आ जाए। यहाँ पर ZJ माइनस CJ की कैलकुलेशन जैसे हमने प्रीवियस की थी वैसे करेंगे। सभी 0 नहीं आए हैं, इसलिए हमें एक इटरेशन और करना होगा, उसके बाद भी एक और करना होगा जब तक कि ये 0 से बड़े ना आ जाए। इस कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना है, केवल ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पर ऑल ZJs माइनस CJs are not greater than equals to 0, so we shall go for next iteration.
नेक्स्ट इटरेशन क्या है, वो ये है। नेक्स्ट इटरेशन इस तरह से। अब अल्फ़ा 2 जो हमारा CV5 एंटर करेंगे यहाँ पर, वो तो हमारा CV यहीं पे था, 5 यहाँ एंटर हो जाएगा, अल्फ़ा 2 यहाँ आ जाएगा रेस्पेक्टिव वे में। तो इसको हम एंटर करते जाएंगे और जो डिपार्ट हो रहा है उसको हम डिपार्ट करते चले जाएंगे। और इसी तरह से हमें सेकंड टेबल के बाद थर्ड टेबल में कैलकुलेशन करना होगा, सेम वे अप्लाई करना होगा। सेम वे अप्लाई करने से हमारा दिस विल बी द थर्ड टेबल ऑफ सिंप्लेक्स। और थर्ड का बिल्कुल सेम तरीके से एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ये एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें डिपार्टिंग एंटरिंग वेक्टर, ये एंटरिंग वेक्टर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये डिपार्टिंग हो जाएगा। इसी तरह से जो फाइनल, क्योंकि इसमें भी सभी ZJ माइनस CJ यानी एक एटलीस्ट अगर एक भी निगेटिव आता है तो हमें कैलकुलेशन फर्दर एंड फर्दर करनी होगी। अब इसमें निगेटिव ZJ माइनस CJ इज दिस वन, इसको एंटरिंग वेक्टर करके प्रीवियस की तरह से कैलकुलेशन कर लेना होगा और ये फोर्थ टेबल आ जाएगी। फोर्थ टेबल में देखेंगे ZJ माइनस CJ सभी 0 या उससे बड़े आ रहे हैं। कैलकुलेशन एक तरह से ही करनी है, डिपार्टिंग एंटरिंग वेक्टर एक तरह से आएगा। ZJ माइनस CJ यहाँ पर ZJ माइनस CJ सभी 0 या उससे बड़े हैं, इसलिए द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल। सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल। देयरफॉर का मतलब देयरफॉर x1 x2 x3 यहाँ से देख सकते हैं। x1 89 अपॉन 41, x2 50 अपॉन 41 और x3 बाकी का सभी यहाँ पर 0 है। फोर्थ जो लास्ट टेबल है उसमें ZJ माइनस CJ के हिसाब से x1 x2 x3 यही हमें फाइंड आउट करने थे और इन्हीं की वैल्यू को हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ रख देंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा प्रॉफिटेबल फंक्शन होता है और प्रॉफिट हमें क्या करनी होती है, प्रॉफिट में x1 की वैल्यू रख देंगे, x2 की वैल्यू रख देंगे, x3 जो कैलकुलेशन आएगा वो हम डॉलर में, यूनिट में, रुपया में, जिसमें हमें फाइंड आउट करना होता है वो हमारा आ जाएगा। सो मैक्सिमम जेड, और मैक्सिमम जेड का मतलब LPP का जो बेस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन का मतलब प्रॉफिट फंक्शन कह दो, मैक्सिमाइजेशन जेड कह देंगे। सो ये मैक्सिमम जेड यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये डॉलर दिया है तो डॉलर यहाँ रख देंगे, रुपीज़ दिया है तो रुपीज़ रख देंगे, और जो भी है अकॉर्डिंग तो इसको जनरली अगर यूनिट कर दें तो वो ज़्यादा एक तरीके से ठीक रहेगा। तो 765 अपॉन 41 यूनिट्स, दिस इज़ द मैक्सिमम जेड यूनिट्स। इतना यूनिट्स कहते हैं, 765 अपॉन 41 यूनिट्स, दिस इज़ द मैक्सिमम जेड। तो यही हमको फाइंड आउट करना था फाइनली। अब हमारा यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसको ट्राई टू सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हो तो आप बताएं तो इसका फिर आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा समय रहते हुए। प्रैक्टिस क्वेश्चन, यूज़ द सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। अगर ये सिंप्लेक्स एल्गोरिथम लिखा है तब तो ठीक है, और इनका अगर फाइंड आउट करना है x1 x2 x3 और नहीं भी लिखा है तब भी हमको सिंप्लेक्स मेथड ही यूज़ करना होगा। इस तरह के इसमें इनइक्वालिटी के केस दे रखे हैं और 2 से ज़्यादा वेरिएबल है तो सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करें। इसमें ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं बनने वाला है क्योंकि वेरिएबल इक्वालिटी कम है, तो इसको करने का कोशिश करें। यूज़ द सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, सॉल्व द LPP मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मिनिमाइजेशन जेड इक्वल्स टू 4x1 प्लस 8x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2x1 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड दीज आर द नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। इसको ट्राई सॉल्व करने का ट्राई किया जाए और इसका आंसर ये है मिनिमम जेड इक्वल्स टू माइनस जेड डैश इक्वल्स टू 10। इसको अकॉर्डिंग टू जैसे भी सॉल्व करना है आंसर इसका यही आ रहा है, या तो इसी से सॉल्व कर लो, अदरवाइज इसको जैसे एक तरीका बनाओ मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट करके और इस इनइक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने का कोशिश करें। दिस इज़ द मिनिमम जेड और इसको जो भी होगा
10 इसका फाइनल आंसर आएगा। करने का कोशिश करें, अगर इसमें फर्दर कोई डाउट है तो बताने का भी कोशिश करें, उसको फिर डिस्कस कर लिया जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा, समझने का कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।